सो वेलकम बैक टू सेमिनरी क्लासेस। तो बच्चों आज की क्लास में जो है मैं आपको जो है पूरा जो है आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री का जो कि आपका टेस्ट हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जो है कॉपी पेन निकाल के नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन निकाल के बैठी और जो जो इम्पोर्टेंट इसमें जो बातें हैं जो आपने गलत की हैं उसको आपको सही करना है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का। कितने नंबर का है? 5 नंबर का। तो ये वाला क्वेश्चन जो देखते हैं पहले। ठीक है, तो 5 नंबर का अगर जो क्वेश्चन देखेंगे इसमें तो आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, तो बोल रहा है एक ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम ए मिरर। ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है मिरर से। यानी मान लेते हैं एक मिरर इस तरह का। ठीक है, तो मिरर से जो ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान लेते हैं ये ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर की दूरी पे। ठीक है, यू दिया हुआ आपको, यू कितना दिया हुआ? 10। और हम लोग जानते हैं साइन कन्वेंशन से यू क्या होगा? माइनस हो जाएगा। फिर बोल रहा है इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। इमेज क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट का? 30 सेंटीमीटर पे बन रहा है, यानी वी भी आपको दिया हुआ है। और ये क्या बोल रहा है? सेम साइड बन रहा है। क्या बन रहा है? सेम साइड। तो कहने का मतलब वी क्या हो जाएगा? -30 हो जाएगा। माइनस क्यों होगा? क्योंकि दोनों सेम साइड बन रहा है। ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइड है, मतलब दोनों निगेटिव होगा। यानी ऑब्जेक्ट जिधर है उधर ही आपका इमेज भी बन रहा है, सेम साइड। अब बोलिए कौन सा मिरर है? तो आपको पता है कि ये सेम साइड बनना मतलब रियल इमेज है। रियल इमेज कौन बनाता है? आपका कनकेव बनाता है। कौन बनाता है? कनकेव। यानी पहला तो हो गया कि कनकेव मिरर होगा। क्या होगा? कनकेव। तो ये आपका ए नंबर जो आंसर है कन्वेक्स, ये कट जाएगा। ए नंबर जो आपका है वो कट जाएगा और आपका सी नंबर कट जाएगा। ठीक है, ए और सी आपका जो है वो कट गया। अब हम लोग देखते हैं, यानी आंसर आपका बी हो सकता है या तो डी हो सकता है। तो अगर आप बी नंबर और डी नंबर देखेंगे दोनों में फोकल लेंथ पहले निकालना पड़ेगा, क्योंकि आंसर में क्या पूछा? फाइंड द नेचर एंड फोकल लेंथ। तो चलिए फोकल लेंथ निकालते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है? मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। v कितना दिया है? 30 हो जाएगा। माइनस कर देते, u भी माइनस में है, 1/10 बराबर 1/f। तो 10 और 30 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। 3 बार में, 3 से एक बार में -1 और ये हो जाएगा माइनस 10 3 जा 3। तो ये हो गया 1/f। तो f कितना आ जाएगा आपका? ये आ जाएगा 30 बाई माइनस में 4। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 7.5। यानी आपका आंसर होगा डी नंबर। क्या हो जाएगा आंसर? डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 6 नंबर। When soft iron is present in the core of current carrying solenoid, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसके कोर में जो है सॉफ्ट आयरन को रखते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जो है सोलेनॉइड हो गया। अब उसके कोर में अगर हम सॉफ्ट आयरन डालते हैं, क्या डालते हैं? सॉफ्ट आयरन। तो बोला मैग्नेटिक फील्ड जो होता है एज कंपेयर टू द केस व्हेन सॉफ्ट आयरन इज नॉट प्रेजेंट, जब सॉफ्ट आयरन प्रेजेंट नहीं रहेगा तब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो जब सॉफ्ट आयरन नहीं रहेगा उसके कंपैरिजन में जब सॉफ्ट आयरन डालेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्योंकि जब इसको कोर को रखेंगे तो कोर भी मैग्नेटाइज होगा। कोर का अपना मैग्नेटिक फील्ड अब प्लस सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड दोनों क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऐड। यानी ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, पहले के मुकाबले जब सॉफ्ट आयरन नहीं होगा। तीसरा क्वेश्चन भी सिंपल है आपका। करंट जो है सर्किट में पूछा आई कितना हो। आई बराबर हम लोग जानते हैं करंट बराबर क्या होता है? टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो ये जो आपको देख रहा है 3 रेजिस्टेंस है, तीनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो ये आपको देख रहे हैं ये जो है आपका, ये दोनों ये सीरीज में है। तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 ओम। यानी इधर से आपका आ गया ये 2 ओम आ गया। और ये दोनों मिलके इसके साथ क्या होगा? इसके साथ पैरेलल में, यानी इस 2 ओम के साथ ये क्या है? पैरेलल में हो गया। तो 2 और 2 पैरेलल में तो मिलके क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। यानी 1 ओम का आपका इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, और यहाँ से जो है करंट जा रहा है, इधर से करंट जा रहा है और यहाँ पे आपको बैटरी दिया हुआ है 2 वोल्ट का। कितना है? 2 वोल्ट का। तो वोल्टेज दिया हुआ, करंट दिया, पुट करेंगे तो भी कितना है? 2 वोल्ट है। तो टोटल वोल्टेज हमको करंट निकालना आई। और रेजिस्टेंस कितना आ गया? इक्विवेलेंट तीनों का मिला के 1 ओम आ गया है ना। 1 1 2 ओम और 2 पैरेलल हो गया तो 1 हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। करंट कितना आ जाएगा? 2 एम्पियर। सो बी इज द राइट आंसर। तो ये आगे बढ़ते हैं। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट एक्सेप्ट, नहीं इसमें से सब सही है उसमें से, लेकिन
चारों में कोई एक गलत है, तो बताना कौन गलत स्टेटमेंट है। तो ये देखेंगे वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज कैन बी फॉर्म यूजिंग कनकेव मिरर, तो सही बात है। कनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड बनाता है जब उसको पोल और एफ के बीच में रखते हो ऑब्जेक्ट को। बी बोला रियल इन्वर्टेड सेम साइज इमेज कैन बी फॉर्म यूजिंग कन्वेक्स मिरर, ये तो गड़बड़ है बाबू, बहुत गड़बड़ है। रियल इन्वर्टेड कन्वेक्स मतलब तो एकदम गड़बड़ हो गया। कन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल बनाता है, तो ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत, तो मतलब आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। सी देख लेते हैं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज लेस देन 1, जो मैग्निफिकेशन होता है कन्वेक्स के लिए वो 1 से कम होता है, सही बात है, क्योंकि कन्वेक्स में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। डी बोला वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज इज ऑब्टेन्ड बाय प्लेन मिरर, तो सही बात है, प्लेन मिरर में क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 8 का बी हो जाएगा, क्योंकि बी स्टेटमेंट गलत है, तो यहाँ पहचानना कौन गलत है। द यूज ऑफ फ्यूज इन द इलेक्ट्रिक पावर लाइन, इलेक्ट्रिक पावर लाइन में जो है या बोल सर्किट में फ्यूज का क्या यूज है, जस्ट टू शो एन इंडिकेशन वेयर देयर एन ओवरलोड, ओवरलोड कहाँ पे ये बताएगा कि जाओ जी ओवरलोड है, इसका ही काम है, बिल्कुल नहीं। एज ए स्विच टू यूज इन द इमरजेंसी, स्विच के तौर पे यूज होता है, बिल्कुल नहीं। टू कीप मेन वोल्टेज कांस्टेंट, वोल्टेज कांस्टेंट रखता है, बिल्कुल नहीं। टू ओपन द लाइन परमानेंटली व्हेन देयर इज ओवरलोड, यस, जब ओवरलोड होता है यानी हाई करंट फ्लो करता है तो सर्किट को ओपन कर देता है ना, वायर को ब्रेक डाउन करके, फ्यूज वायर, तो आंसर हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। 10 नंबर देखेंगे, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स, कुकिंग यानी बर्तन में यूज होता है, क्यों, तो पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा प्रॉपर्टी है एल्यूमिनियम का जिसके कारण हम लोग इसका यूज करते हैं। तो गुड थर्मल कंडक्टिव, तो बर्तन को चाहे क्या चाहिए, हीट पास होना चाहिए अच्छे से, इलेक्ट्रिसिटी हीट कंडक्ट करना चाहिए, तो ये होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल कंडक्ट, जो खाना बनाने में इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं है, अगर ऐसा रहता तो झटका मार देता है ना, हम लोग खाना पका रहे हैं, कढ़ाई छू रहे हैं, शॉक लग जाएगा। डक्टिलिटी, डक्टिलिटी से कोई मतलब नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि जब खाना बनेगा तो उसको हीट मिलेगा, क्या मिलेगा, हीट, तो हीट मिलेगा, अगर मान लो मेल्टिंग पॉइंट कम रहता है तो क्या होगा, खाना के साथ वो भी जल के राख हो जाएगा, मेटल, है ना, तो ये ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। तो थर्मल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट ये दोनों प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम लोग बर्तन में एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। तो पहला और चौथा कहाँ है जी, तो डी में है, तो डी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब ये जो क्वेश्चन आपका जो है मेटलर्जी से इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको याद होगा मैंने बताया था कि जो है ये जो रिएक्शन आपका है कॉपर के जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं तो याद होगा एनोड के नीचे एनोड मड बनता है। तो अगर इसमें देखेंगे तो यहाँ पे कैथोड के नीचे दिया हुआ तो सही कट गया। फिर बताया था एनोड जो होता है पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है, तो यहाँ देखेंगे एनोड निगेटिव है तो कट गया। अब यहाँ सी और डी हो सकता है क्योंकि यहाँ भी एनोड पॉजिटिव है, यहाँ भी एनोड पॉजिटिव। अब आखिरी हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो याद है बताया था एनोड से जो होता है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ना, और कैथोड पे रिडक्शन। तो जो एनोड से जो होता है एनोड में हम लोग क्या लेते हैं, इम्प्योर कॉपर लेते हैं, क्या लेते हैं, इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर कॉपर। और कैथोड पे क्या लेते हैं, उसी कॉपर का जो है स्ट्रिप लेते हैं, क्या लेते हैं, कॉपर मेटल का स्ट्रिप। तो यहाँ से हम बताया था एनोड से मेटल कॉपर निकलता है और कैथोड पे जमा होगा, धीरे धीरे एनोड से निकलेगा कैथोड की तरफ जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डायरेक्शन, यहाँ एनोड से निकल रहा है और कैथोड की तरफ जा रहा है, लेकिन यहाँ उल्टा है, कैथोड से निकल के एनोड की तरफ जा रहा है जो कि गलत है। यानी आंसर क्या होगा आपका, सी इज द राइट आंसर। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट इस तरह का, इसको याद रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेपोनिफिकेशन रिएक्शन, सेपोनिफिकेशन रिएक्शन को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं सेपोनिफिकेशन में क्या होता है, जो ईस्टर होता है वो NaOH यानी बेस से रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, आपका सोप बनाता है, यानी सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल मिलता है। तो आंसर आपका हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं एसिड बेस सॉल्ट का क्वेश्चन। तो ये कुछ पीएच का आपको वैल्यू दिया है, उसके करस्पॉन्डिंग आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे तो सबसे यहाँ दे रहा 1.5 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो फिर हम लोग जानते हैं गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता है, तो या तो बी हो सकता है तो डी हो सकता है। आगे पढ़ते हैं अबाउट 2.2, तो 2.2 के आसपास दोनों में लेमन जूस है, चलिए भी सही है। आगे बढ़ते हैं 7.4 होता है ब्लड का, तो ये भी सही है दोनों में। यहाँ तक तो टक्कर चल रहा है, अभी एकदम टक्कर चल रहा है बराबर का। अब नेक्स्ट आते हैं अबाउट 10, तो 10 यहाँ पे इसमें दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और यहाँ दिया है 10 से बाहर यानी 14, मतलब 14 मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड हम लोग जानते हैं, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस, तो स्ट्रॉन्ग बेस आपका क्या होता है, NaOH होता है, क्या होता है, NaOH। लेकिन इसके अकॉर्डिंग क्या है भाई, यहाँ दिया हुआ है NaOH 10 पे, जो कि गलत है, तो ये गलत हो गया, तो आपका आंसर हो जाएगा डी।
है ना, क्योंकि 14 नंबर स्ट्रॉन्ग के लिए होता है, बेस के लिए, जो कि NaOH पे सूट करता है। तो आंसर हो गया आपका डी 13 का। नेक्स्ट, पी इज प्रोड्यूस बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सेरिक लाइम। हम लोग जानते हैं क्लोरीन को जब जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम का ऑक्सी क्लोराइड, यानी पी क्या हो गया, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड हो गया। क्यू इज नॉन कोरोसिव बेस, जिसको हम लोग यूज करते हैं को खाने को जल्दी से पकाने के लिए, चना झाल गरम ये सब है ना, ये चना वगैरह बनाते हैं। तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा, दैट इज सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर बोला आर को जब हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, आर को जब हम लोग 373 केल्विन यानी 100 पे हीट करते हैं तो हमको मिलता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या मिलता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, जिसको हम लोग जिप्सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये जिप्सम किससे मिलता है, सॉरी पीओपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीओपी, पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो ये कैसे मिलता है, जब जिप्सम को हीट करते हैं, किसको हीट करते हैं, जिप्सम को, यानी ये जो तुम आपका आर है, आर क्या है, जिप्सम है। तो पी आपका हो गया कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना, ड्राई सिलिक लाइम को जब क्लोरीन से रिएक्ट करते हैं तो पी बनता है। क्यू हो गया नॉन कोरोसिव बेस में आपका हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट, और आर हो गया जिप्सम। तो आंसर हो जाएगा 14 का ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मैच द कॉलम, मिलान करना है। ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर हम लोग जानते हैं डीकलराइजेशन करता है। तो पी का थ्री कहाँ है, पी का थ्री आपका बी में भी है और सी में भी। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग सोडा एंटासिड का काम करता है, क्यू का फोर, क्यू का फोर कहाँ है, क्यू का फोर आपको मिल रहा है सी में, यानी आंसर हो जाएगा सी, ऐसे ही खटाक से। फिर आर को हो गया वाशिंग सोडा, वाशिंग सोडा का आपका इस्तेमाल होता है किस में, गिलास के प्रिपरेशन में। और सोडियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं क्लोरल्कली प्रोसेस में हाइड्रोजन और क्लोरीन बनता है जब इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चार स्टूडेंट है जो रिएक्शन कराता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, अलग अलग। तो इसमें बताना कौन रिएक्शन होगा और कौन नहीं होगा, ये सब में टिक और क्रॉस किया हुआ है। जिसमें रिएक्शन होगा यानी ये रिएक्शन करेगा, टिक मारा हुआ है, जो नहीं करे वो क्रॉस मारा हुआ। तो आपको बताना है कि कौन वाला जो ABCD ऑप्शन में कौन सही मारा हुआ, सही भी हो मतलब जो हो रहा वो है, और जो नहीं हो रहा वो नहीं है, मतलब इसमें से कौन सही आपको चुनना है। तो देखिए HCl और जिंक रिएक्ट करेगा, सही है। HCl Na2CO3 यानी ये एसिड और बेस ये भी रिएक्ट करेगा। मेटल जिंक हम लोग जानते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है, यानी जिंक जो होता है वो NaOH से रिएक्ट करेगा, ये भी रिएक्शन होगा बेस से, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे NaOH भी बेस है, Na2CO3 बेस है, और यहाँ बोला होगा रिएक्शन, मतलब ये गलत है, रिएक्शन नहीं होगा, मतलब ऑप्शन ए तो नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं, ये रिएक्शन बोल दिया नहीं होगा, सही कर दिया। ऑप्शन सी बोल रहा है ये होगा, ये होगा, बोला ये नहीं होगा, ये भी होगा, तो इस मतलब ये गलत बता रहा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये नहीं होगा, बेस बेस से रिएक्ट नहीं करता, सो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन कर, तो कौन सा करेक्ट डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एसर्शन रीजन, यहाँ देखिए रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इज डबल डिस्प्लेसमेंट। बेरियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं बेरियम का जो क्लोराइड होता है, और सोडियम सल्फेट BaCl2 और Na2SO4 सोडियम सल्फेट, दोनों के बीच में जो रिएक्शन है वो क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। हम जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन होता है, बाहर वाला एक तरफ, अंदर वाला एक तरफ। सोडियम का क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPBD बनता है ना, तो हो गया है ना, व्हाइट PPBD बोल रहा है बेरियम सल्फेट का बनता है, तो ये तो आपका पहला सही है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रीजन क्या बोल रहा है, रिएक्शन बिटवीन बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम इन्वॉल्व द एक्सचेंज ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन भी होता है, बिल्कुल सही जवाब है। एंड व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म, बेरियम सल्फेट का व्हाइट PPT बनता है, बिल्कुल सही बोल रहा है। मतलब रीजन असर्शन के बारे में एक्सप्लेन करा तो आपका जो है 19 जो है असर्शन भी सही, रीजन भी सही, और दोनों में रिलेशन मिला, ये हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक आप लोगों ने जो है अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। तो करीब अभी रात के 11:20 हो रहे हैं और मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। असर्शन, फ्यूज वायर मस्ट हैव हाई रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है, हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो, बिल्कुल सही, क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और मेल्टिंग पॉइंट लो क्यों रहना चाहिए, क्योंकि जल्दी से जल्दी मेल्ट होगा, तो ये तो सही है, असर्शन इज ट्रू। रीजन, फ्यूज इज यूज फॉर स्मॉल करंट फ्लो, बिल्कुल गलत। क्या फ्यूज का इस्तेमाल स्मॉल करंट फ्लो के लिए होता है, बिल्कुल नहीं। फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग करते हैं लार्ज करंट जब फ्लो करता है तब ना, हाई
करंट फ्लो करता है ना, तब ओवरलोडिंग या शॉर्ट सर्किट के दौरान, तो ये आपका गलत है, रीजन इज फॉल्स। तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, तो आंसर हो जाएगा सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब आ गए हैं सेक्शन सी, सॉरी सेक्शन बी की तरफ। तो सेक्शन बी में देखेंगे 21 से 26 तक आपका वेरी शॉर्ट है। पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ अल्कीन एक्स एंड वाई आर, अल्कीन है ये दोनों, दोनों क्या अल्कीन है, तो अल्कीन का जनरल फॉर्मूला में जानते क्या होता है, CnH2n होता है ना, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन। तो यहाँ बोला ये दोनों अल्कीन है, तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं एक्स और वाई का वैल्यू। तो एक्स और वाई निकालते हैं, ये जो एक्स दिया हुआ आपका मॉलिक्यूल कैपिटल एक्स, उसका क्या हो जाएगा, यहाँ एक्स का पे क्या होगा, जब H8 है तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, है ना, C4H8 हो जाएगा, है ना। इस जनरल फॉर्मूला से हम लोग पता कर सकते हैं जितना हाइड्रोजन उसका आधा कार्बन होगा। तो हाइड्रोजन 8 है तो कार्बन कितना होगा, 4, CnH2n। फिर ये जो वाई वाला मॉलिक्यूल दिया हुआ है ना, इसके लिए दिया हुआ C10, कार्बन 10 है तो हाइड्रोजन उसका डबल होगा CnH2n से, यहाँ हो जाएगा 20। तो ये सब आपका जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया। तो क्या पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर मास पूछ रहा है एक्स और वाई का। तो मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं, हम लोग जानते हैं कैसे निकालते हैं, सभी एटम के एटॉमिक मास को जोड़ देते हैं। तो 4 कार्बन, तो 4 गुने एक कार्बन का कितना होता है 12, प्लस 8 हाइड्रोजन, 8 गुने एक हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है, तो 8 और 12 चौके 48, यानी कितना हो गया 56 आ गया, 56U। ठीक है, इसी का सही निकालते थे 10 कार्बन, 10 कार्बन क्या होगा 10 पी से 10 गुने 1 का होता है 12, प्लस 20 हाइड्रोजन, तो 20 गुने 1, ये आ गया 12 120 और 20 140U। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ बोल रहा है ये मायोपिक पर्सन है। मायोपिया में हम लोग जानते हैं क्या होता है, मायोपिया में भी जो होता है उसमें ऑब्जेक्ट जो है नजदीक का जो देख पाता है लेकिन दूर का सही से नहीं देख पाता है ना। तो इसमें यहाँ पे बोल रहा है कि हम लोग जानते हैं मायोपिया में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, मायोपिया में यूज करते हैं हम लोग कनकेव लेंस। क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव लेंस यूज करते हैं, जिसका हम लोग जानते हैं कि फोकल लेंथ जो होता है या पावर जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। निगेटिव साइन से पता चल रहा है कि कनकेव है। तो पर्सन को मायोपिया है, यानी नजदीक की चीजें देख पा रहा है लेकिन दूर का सही से नहीं देख पा रहा। ठीक है, तो वही बोल रहा है। फिर ड्यूरिंग ओल्ड एज, ओल्ड एज में हम लोग जानते हैं क्या हो जाता है, प्रेस बायोपिया हो जाता है। क्या हो जाता है, प्रेस बायोपिया। तो इसे नहीं, इसको प्रेस बायोपिया भी है इस पर्सन को। ठीक है, जिसको हम लोग ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपी भी कहते हैं। उसमें क्या होता है कि जो है दूर का दिखता है लेकिन नजदीक का, नियर का नहीं दिखता है। ठीक है, फार का जो है आपको दिखेगा मगर नजदीक का नहीं दिखेगा। तो एक्सप्लेन व्हाट में हैव हैपेंड, तो लिख सकते हैं कि हेयर जो है -1 डायोप्टर क्या बता रहा है, -1 डायोप्टर बता रहा है कि पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। तो यहाँ बोल ही रहा है, इसमें क्या लिख सकते हैं कि जो -1 डायोप्टर है ये बता रहा है कि पर्सन को जो है -1 डायोप्टर कनकेव लेंस यूज किया गया है ना, ताकि जो है इसका जो मायोपिया है उसको करेक्शन किया जा सके। ठीक है, और ओल्ड एज में जो है पर्सन को क्या हो गया है, हाइपरमेट्रोपिया, यानी एक तरह से कहते हैं प्रेस बायोपिया हो गया। ठीक है, तो पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया, दैट्स व्हाई ही इज यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। कि कौन सा लेंस यूज हो रहा है, कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर +2 डायोप्टर। ठीक है, तो इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो क्या लिखना है, ड्यू टू मायोपिया, ड्यू टू मायोपिया he or she is using concave lens of -1 diopter power, and he is also suffering from, he is also suffering from, किस चीज से सफर कर रहा है, प्रेस बायोपिया से। किससे, प्रेस बायोपिया। ठीक है, सो he is using कन्वेक्स लेंस, पावर प्लस है तो कन्वेक्स लेंस ऑफ +2 डायोप्टर फॉर करेक्शन, फॉर करेक्शन। ठीक है, ताकि सही से दिखे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, जूस लॉ ऑफ हीटिंग लिखना है। जूस लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है, पहले शॉर्ट में लिख सकते हैं, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन हीट इज प्रोड्यूस्ड
नाउ अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ the heat amount of heat produced in a conductor is directly proportional to I square, directly proportional to R and directly proportional to time. तीनों कंबाइन करके लिख सकते हैं H बराबर I स्क्वायर RT। तो ये आपका हो गया जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। ठीक है, ये आपको शॉर्ट में है तो आपको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखना है। ठीक है, क्या लिखेंगे, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर देन हीट इज प्रोड्यूस एंड द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन ए कंडक्टर इज, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम टेकन। तो हो जाएगा तीनों कंबाइन करके, इसको 1 मान लेना है, इसको 2 मान लेना और इसको इक्वेशन 3। तो ऑन कंबाइनिंग 1 2 एंड 3 H बराबर I स्क्वायर RT। इसके बारे में लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इस तरह से लैंग्वेज में ब्रैकेट में लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी में और दिया हुआ है, या तो ये वाला बनाना है या तो ये दोनों। तो बोला व्हाइट टंगस्टन इज यूज्ड फॉर मेकिंग बल्ब फिलामेंट ऑफ इनकैंडेसेंट लैम्प। टंगस्टन का जो है बल्ब में, यानी जो पीला वाला बल्ब आता है उसमें हम लोग क्यों यूज करते थे, टंगस्टन मेटल का होता था फिलामेंट। तो हम लोग टंगस्टन के बारे में जानते हैं का क्यों कारण, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, वी यूज बिकॉज ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये पहला हो गया। दूसरा हो सकता है इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होता है, क्या होता है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, यानी मैकेनिकली जो है ये स्ट्रांग होता है। ठीक है, तो हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ ये एक कारण हो गया। ठीक है, जो कि बोल सकते हैं कि जो ऑक्सीडेशन जो होता है आसानी से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता एयर में। ठीक है, नॉट ऑक्सीडाइज इजिली, नॉट ऑक्सीडाइज इजिली। ठीक है, आसानी से ऑक्सीडाइज नहीं होता। आगे बढ़ते हैं, इसी में है बी नंबर, नेम टू इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हीटिंग इफेक्ट पे क्या बेस्ड, इलेक्ट्रिक आयरन लिख सकते हैं, गीजर लिख सकते हैं, ठीक है, वाटर हीटर, जो भी लिखना है। तो दो डिवाइस बोल रहा है जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस्ड है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहां बोल रहा है 30 नंबर, 30 नंबर, व्हेन ए ड्रॉप ऑफ फेनोप्थेन इज एडेड टू ए सॉल्यूशन ऑफ व्हाइट सब्सटेंस इट टर्न्स पिंक, पिंक हो जाता है। एक व्हाइट सब्सटेंस है उसमें फेनोप्थेलिन डालते हैं, एक इंडिकेटर है, तो कलर क्या हो जाता है, पिंक। हम लोग जानते हैं फेनोप्थेलिन पिंक होता है बेस में, मतलब ये जो व्हाइट सब्सटेंस है क्या होगा, बेस। पहला ही क्वेश्चन बोला व्हाट इज द नेचर ऑफ व्हाइट सब्सटेंस, ये एक बेसिक सब्सटेंस है, क्या है, बेसिक नेचर होगा। फिर बोला व्हेन ए ड्रॉप ऑफ एन एसिड इज एडेड टू दिस पिंक सॉल्यूशन हैवी इफर्विसेंस इज फॉर्म एंड द सॉल्यूशन टर्न्स कलरलेस। तो जब ड्रॉप ऑफ एसिड उसमें डालते हैं उस पिंक सॉल्यूशन में, यानी जो बेस वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, मान लो ये बेस वाला सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें हम लोग क्या डालते हैं, ऊपर से एसिड डालते हैं, तो एसिड और बेस क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा और पहले की तरह हो जाएगा। तो बताना कि वो जो कंपाउंड है वो क्या था, राइट द नेम ऑफ प्रोबेबल कंपाउंड। प्रोबेबल कंपाउंड मतलब ये जो व्हाइट सब्सटेंस जो था आपका उसी के बारे में बताना। ठीक है, तो आपको क्या लगता है वो कंपाउंड क्या हो सकता है, on the chemical equation for the reaction between the compound and the acid। तो देखिए हम लोग जानते हैं हैवी इफर्वेसेंस बोल रहा मतलब गैस बन रहा कौन सा, CO2। तो CO2 कब बनता है, जब हम लोग मेटल के कार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करते हैं। तो मतलब ये प्रोबेबल कंपाउंड, आप कोई मेटल का कार्बोनेट लिख सकते हैं, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। और रिएक्शन बोला लिखने के लिए तो लिख देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। अब एसिड तो पता नहीं कौन सा है तो ले लेते हैं HCl, HCl से रिएक्ट कर देते हैं, रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, कैल्शियम का क्लोराइड बनेगा प्लस H2O, आई होप, और CO2, है ना। ये आपका रिएक्शन हो गया, इसको बैलेंस भी कर देना है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 हाइड्रोजन हो गया, 2 और 1 3 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। आगे बढ़ते हैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, consider the following model of two organic compound, name the homologous series that compound 1 and 2 belongs to and give its general formula। तो यहाँ बोल रहा कंपाउंड 1 और 2 किस होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करेगा। तो कंपाउंड 1 में अगर देखेंगे तो कंपाउंड 1 क्या है आपका, ध्यान से देखिए डबल बॉन्ड है तो आपका ये अल्कीन है, तो इसका होमोलोगस सीरीज क्या होगा, अल्कीन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अल्कीन का होमोलोगस सीरीज है। ठीक है, तो दोनों क्या है, अल्कीन का है, ये भी अल्कीन है और ये भी अल्कीन, तो आंसर हो जाएगा। और जनरल फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला अल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। ठीक है, नेक्स्ट राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ नेक्स्ट होमोलोगस ऑफ बोथ कंपाउंड 1 एंड 2, दोनों का जो नेक्स्ट होमोलोगस सीरीज है उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है। तो पहला का अगर देखेंगे तो क्या C2H4 है, C2H4 होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस कितना होता है CH2, तो इसमें CH2 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा C3H6, ये नेक्स्ट हो गया। फिर इसका देखेंगे तो क्या 1 2 3 4, 4 कार्बन है और 8
हाइड्रोजन है, यानी C4H8 है। तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, इसमें CH2 जोड़ेंगे तो C5H10 हो जाएगा, है ना, पेंटीन। गिव वन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर दिस कंपाउंड, इसको टेस्ट करने के लिए, पता करने के लिए, जो कैसे पता करेंगे इसमें वो अल्कीन है यानी अनसैचुरेटेड है, तो उसका तरीका होता है, बताया था ब्रोमीन वाटर टेस्ट। क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट की मदद से आप पता कर सकते हैं कि कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड है ये क्या कर देता है, कलरलेस कर देता है। ब्रोमीन वाटर क्या कर देता है, कलरलेस, है ना। अगर ब्रोमीन वाटर कलरलेस हो गया मतलब कि वो क्या है, अनसैचुरेटेड यानी अल्कीन है। नेक्स्ट देखते हैं, द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय प्लेन मिरर इज +1, व्हाट डज दिस मीन। +1 में प्लेन मिरर में जो मैग्निफिकेशन होता है इसका क्या मतलब है, मैंने बताया था आपको। तो +1 क्या बताता है, तो इसमें दो चीजें, पहला वन बताता है कि मैग्निफिकेशन जो है इसका 1 बता रहा है कि हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, और प्लस क्या बता रहा है, प्लस नेचर बता रहा है कि इमेज बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस हम लोग जानते हैं क्या होता है, इसमें एक पर्सन जो है कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द कलर्स, कलर्स को इंसान नहीं पहचान पाता है ना, कलर को पहचानने की जो शक्ति इंसान की जो वो खत्म हो जाती है, यानी पर्सन इज नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश द कलर्स, कलर को जो है पहचान नहीं पाता है ना, इसको कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस हो गया। तो बोला व्हाट काइंड ऑफ रेटिना सेल आर लेकिंग इन पर्सन सफरिंग फ्रॉम दिस डिफेक्ट। तो हम लोग जानते हैं आंखों में दो सेल होता है, एक रॉड होता है और दूसरा होता है कोन। तो रॉड सेल जो होता है वो लाइट के इंटेंसिटी को बताता है, किसको बताता है, इंटेंसिटी को। और ये जो कोन सेल होता है, सी से कोन, सी से कलर, तो ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ कोन सेल द पर्सन मे सफर फ्रॉम द कलर ब्लाइंडनेस। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रा मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। तो एक बार मैग्नेट के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाना है। तो बार मैग्नेट इस तरह से आप लीजिए, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो आपको पता है नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है, साउथ की तरफ जाता है, इस तरह से दिखा सकते हैं। इधर से भी आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। इस तरह से बीच में भी दिखा दीजिए, बाहर निकल रहा है और इधर से अंदर आ रहा है। तो ये जो है बार मैग्नेट के अराउंड हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। बोल रहा है व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताया, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट क्यों नहीं करता। तो आपको बताया था अगर दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करेगा तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दो अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा एक ही पॉइंट पे, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी गेट टू डिफरेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सेक्शन डी देखा जाएगा, यानी अब हम लोग जो है सेक्शन डी स्टार्ट करते हैं। सेक्शन सी तक आपका कंप्लीट हो गया है। तो सेक्शन डी में अगर आप देखेंगे तो नीचे आते हैं, केमिस्ट्री में आपका जो है 35 नंबर क्वेश्चन। तो 35 में क्या बोला, बहुत ही आसान क्वेश्चन, एकदम ध्यान समझना है इसको। पहला बोल रहा है इसमें ए नंबर, नेम द गैस फॉर्म ड्यूरिंग रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हो रहा है उसमें गैस क्या बनेगा। तो रिएक्शन क्या हो रहा है, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ स्टीम। तो मैग्नीशियम किससे रिएक्ट कर रहा है, Mg रिएक्ट कर रहा है स्टीम से, यानी स्टीम एक तरह से वाटर ही है। तो हम लोग जानते हैं जब मेटल जो है स्टीम से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है, तो बनेगा मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ठीक है। और क्या होता है, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो इसमें कौन सा गैस निकलेगा बोला, तो कौन सा गैस निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा आंसर हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। नेक्स्ट बोला राइट डाउन द केमिकल इक्वेशन फॉर द अबव केमिकल रिएक्शन। ये जो रिएक्शन उसका केमिकल इक्वेशन लिखना। तो ये तो मैंने लिख दिया यहाँ पे, आपको देख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया। आगे बढ़ते तीसरा, कंप्लीट द अबव डायग्राम टू शो दैट द गैस वुड बी कनेक्टेड। यानी जो डायग्राम देख रहे हैं ये आपका पूरा एनसीईआरटी में एकदम दिया हुआ है, हूबहू एकदम आपको इस तरह से डायग्राम बना देना है। क्या करेंगे, जो पाइप है इसको आपको आगे बढ़ाना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से इस पाइप को बढ़ाते हैं आगे और इसको एक डाल देना है इसमें, इस तरह से कंटेनर, एक कंटेनर इस तरह से बना लेना आपको। तो ये जो है आपका कंटेनर हो गया। और उसके बाद इस कंटेनर में जो है ये वाटर रहेगा, ठीक है। इस तरह से इसमें जो है वाटर रहेगा और यहाँ पे एक इन्वर्टेड ट्यूब डाल देना, इन्वर्टेड ट्यूब, ठीक है। इन्वर्टेड ट्यूब डाल देना इस तरह से आपको, इस तरह से जो है, और इस तरह से क्लैम्प किया रहेगा ये ट्यूब, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से जो है यहाँ से जो गैस आएगा दैट इज हाइड्रोजन गैस H2 आएगा,
यहाँ आएगा, इसमें इस तरह से उसका जो है बबल्स वगैरह दिखेगा यहाँ पे आपको, ठीक है। आई होप इसमें आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप इस जो डायग्राम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डी नंबर बोला डिस्क्राइब ए टेस्ट फॉर द गैस एंड स्टेट द रिजल्ट यू वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन। यानी वो जो गैस बनेगा, ठीक है ना, उसको टेस्ट करने के लिए जो है, टेस्ट मतलब यहाँ पे जांचना है कि वो गैस जो निकलेगा वो कौन है, तो जाने हाइड्रोजन है, तो उसको कैसे चेक करेंगे, और जो रिजल्ट मिलेगा आपको, द रिजल्ट यू गेट, वो भी आपको बताना है। तो हम लोग जानते हैं अगर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है तो क्या करेंगे, ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द रिएक्शन। तो क्या लेके जाएंगे, डी नंबर, ब्रिंग बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस। ये वो जो गैस निकल रहा है, गैस के नजदीक जलता हुआ जो है मैच स्टिक लेके जाएंगे। तो क्या होगा, रिजल्ट क्या मिलेगा, पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा, रिजल्ट हमें मिलेगा पॉप साउंड इज प्रोड्यूस। तो चेक करने का तरीका है कि ब्रिंग ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द गैस, देन पॉप साउंड इज प्रोड्यूस, दिस इंडिकेट दैट द गैस इज हाइड्रोजन। ठीक है। तो आगे बढ़ते ई नंबर। तो ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया और ई हो गया। ए में क्या था, कौन सा गैस बन रहा, तो हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। बी में बोला केमिकल इक्वेशन लिखना, ये आपका हो गया बी नंबर का आंसर, केमिकल इक्वेशन। सी में बोला डायग्राम को कंप्लीट करना, तो आपका सी हो गया डायग्राम कंप्लीट। डी में बोला टेस्ट फॉर द गैस स्टेट द रिजल्ट यू वुड एक्सपेक्ट टू ऑब्टेन, तो बर्निंग मैच स्टिक को नजदीक लेके जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा, ये हो गया रिजल्ट। और ये में बोला द एक्सपेरिमेंट शुड नॉट बी कैरिड आउट यूजिंग पोटेशियम, पोटेशियम के साथ ये रिजल्ट जो है नहीं किया जा सकता। ऐसा क्यों, तो हम लोग जानते हैं पोटेशियम काफी रिएक्टिव होता है। पोटेशियम क्या है, पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, पोटेशियम इज वेरी रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव होता है। इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, तो इसका जो रिएक्शन अगर होगा स्टीम के साथ तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस जलेगा। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, हाइड्रोजन गैस स्टार्ट्स बर्निंग एंड प्रोड्यूस एक्सप्लोजन। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, स्टार्ट्स बर्निंग बर्निंग एंड एक्सप्लोजन आकर, और क्या होगा, धमाका होगा। क्या होगा, धमाका। तो ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ऑफ पोटेशियम व्हेन इट रिएक्ट विथ स्टीम, है ना, इट बर्न द हाइड्रोजन गैस, है ना, ड्यू टू द हीट ऑफ दैट रिएक्शन, क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा और बर्निंग के कारण जो है हाइड्रोजन जलेगा और एक्सप्लोजन होगा। ठीक है। तो पोटेशियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल, सो दिस रिएक्शन इज वेरी हाईली रिएक्टिव एंड एक्सप्लोजन अकर ऑफ ड्यू टू बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसलिए हम लोग पोटेशियम को यूज नहीं कर सकते क्योंकि पोटेशियम हाईली रिएक्टिव है और हाइड्रोजन गैस जो है इसमें जलेगा और एक्सप्लोजन कर सकता है, धमाका हो सकता है। इलाका तो आपका होगा लेकिन धमाका हाइड्रोजन का होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में और करके बोल रहा है लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 3 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ विच वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। यानी मेटल और नॉन मेटल को डिफरेंशिएट करना है, उसको टेबुलर फॉर्म में आपको लिखना है 3 प्रॉपर्टी। ठीक है। तो आपको यहाँ बता देते हैं। में बोल रहा है कि मेटल और नॉन मेटल में दोनों में क्या लिखना है, 3 केमिकल प्रॉपर्टी लिखना है, डिफरेंस लिखना है मेटल और नॉन मेटल में। तो ये आपको आज क्लास में कराया गया था, फिर से बताते हैं। तो मेटल के बारे में क्या बताया था, मेटल जो होता है, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड क्या होता है, इज बेसिक इन नेचर, इज बेसिक इन नेचर। जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। मेटल जो होता है, मेटल मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट विथ एसिड्स। मेटल जो होता है एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है एंड रिलीजेस हाइड्रोजन गैस। बट नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड। नॉन मेटल जो है एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करता, डू नॉट रिएक्ट विथ एसिड्स। नॉन मेटल जो है एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस भी नहीं रिलीज होगा। तीसरा लिख सकते हैं, नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, मेटल रिएक्ट्स विथ क्लोरीन, रिएक्ट्स विथ क्लोरीन। तो मेटल जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है
तो आयोनिक क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? आयोनिक क्लोराइड। क्या बनाता है? आयोनिक क्लोराइड। जबकि नॉन मेटल जो होता है क्या होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है। क्या बनाता है? कोवैलेंट बॉन्डिंग यानी कोवैलेंट क्लोराइड बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये तीनों डिफरेंस समझ में आएगा। मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो बेसिक होता है, जैसे कोई लिख सकते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वगैरह। नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो एसिडिक होता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। मेटल जो एसिड से रिएक्ट करता है ना, और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, जैसे कि हम देख सकते हैं सोडियम को जब HCl से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सोडियम का क्लोराइड बनेगा और H2 हाइड्रोजन गैस निकलेगा। लेकिन नॉन मेटल जैसे कोई भी नॉन मेटल लेते हैं हम लोग, जैसे कार्बन को हम लोग रिएक्ट कर देते हैं HCl से, तो क्या होगा? रिएक्शन नहीं होगा। ठीक है, मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करता है, जैसे सोडियम को क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनेगा? सोडियम का क्लोराइड, जो कि क्या है? आपका आयनिक क्लोराइड होगा, है आयनिक क्लोराइड। जबकि नॉन मेटल जब क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? कोवैलेंट क्लोराइड बनेगा। जैसे कि हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं क्लोरीन से तो क्या बनेगा? HCl बनेगा। तो ये क्या है? आपका कोवैलेंट क्लोराइड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। बी नंबर बोल रहा है गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। तो रीजन देना। क्या बोल रहा है? मोस्ट मेटल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेल। ज्यादातर जो मेटल वो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? कंडक्ट करता है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो हम लोग जानते हैं मेटल के अंदर क्या होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, है ना। मेटल के अंदर क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड यानी Fe2O3। Fe2O3 का रिएक्शन किसके साथ? एल्यूमिनियम के साथ। तो इसमें बोले ये जो रिएक्शन होता है इसमें हम लोग यूज करते हैं इस रिएक्शन को टू ज्वाइन क्रैक्ड मशीन पार्ट्स। तो हम लोग जानते हैं एक रिएक्शन क्या है? थर्माइट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसे बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। ठीक है, इसका यूज हम लोग मशीन पार्ट में करते हैं। ऐसा क्यों? तो रीजन दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं रिएक्शन जो होता है हाईली एक्सोथर्मिक होता है। इसमें एल्यूमिनियम क्या करता है? आयरन के ऑक्साइड को रिड्यूस करता है और बनता है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड प्लस आयरन मेटल मिलता है। और ये जो आयरन है ये मोल्टेन फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में? मोल्टेन, क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें हीट रिलीज होता है। तो लिख सकते हैं हम लोग इसमें क्या कि ये जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्माइट रिएक्शन एंड इट इज हाईली एक्सोथर्मिक, है ना, इन विच द मेटल आयरन इज फॉर्म इन मोल्टेन स्टेट विच हेल्प टू ज्वाइन द क्रैक्स इन मशीन पार्ट्स। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है वो हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए इसमें जो मेटल बनता है वो मोल्टेन फॉर्म में मिलता है, जिसका यूज हम लोग क्रैक पार्ट या मशीन के जो ज्वाइंट पार्ट को जो है ज्वाइन करने में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, रिएक्शन इज हाईली एक्सोथर्मिक। क्या होता है? हाईली एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फ्लेम प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ए स्फेरिकल लेंस is formed on a screen placed on the other side of lens at a distance of 60 cm from the optical center of the lens। यानी यहाँ पे लेंस क्या आपका कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स क्यों है? क्योंकि जो इमेज बना रहा है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो सकता है। तो एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है जो कि 30 सेंटीमीटर की दूरी पे, यानी यू कितना है? -30 सेंटीमीटर, और उसका इमेज जो है पीछे कहीं बन रहा है, रियल इमेज। तो भी आपका दिया हुआ जो स्क्रीन पे ऑब्टेन हो रहा है मतलब रियल इमेज है। ये तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है लेंस में जो होता है रियल इमेज पॉजिटिव होता है। बोला आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द लेंस। तो टाइप तो लेंस क्या हो जाएगा? लेंस का टाइप हो जाएगा कॉन्वेक्स। क्या हो जाएगा? एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f। ठीक है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं। 1/v कितना है? 60 हो गया, माइनस 1/u, u कितना? -30 है, इज इक्वल टू 1/f। f तो निकालना ही है। चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो 1/60 प्लस 1/30 इज इक्वल टू 1/f। 60 और 30 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 60 आ जाएगा। 60 को 1 से 60 एक बार में, प्लस 30 को 2 बार में, यानी 2 आ जाएगा। ये हो गया 1/f। तो एफ आपका कितना आ जाएगा? यहाँ देखते हैं। एफ आ जाएगा आपका, जब यहाँ देखेंगे तो 1/f पहले देखते कितना आएगा। 1/f आ जाएगा आपका 3/60। तो एफ कितना आ जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा 60/3 यानी 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 20। फोकल लेंथ कितना आ गया? 20। पॉजिटिव आया। पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि कन्वेक्स आपका मिरर राइट साइड आपका उसका होता है फोकल, है ना। तो ये आपका आ गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ क्या आ गया? कितना आ गया? फोकल लेंथ आ गया 20 सेंटीमीटर प्लस में।
ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे क्या बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज 3 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ फ्लेम कितना है 3 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज, फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज। तो हम लोग जानते हैं हाइट ऑफ फ्लेम दिया हुआ है, यानी हाइट ऑफ फ्लेम मतलब कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और फाइंड द हाइट ऑफ इमेज यानी एच आई निकालना, ठीक है, एच आई बराबर वाट, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन देखेंगे, अगर हमको यू और भी दिया हुआ है, यू कितना दिया हुआ है -30 दिया हुआ है सेंटीमीटर, और भी कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो मैग्निफिकेशन का दो फॉर्मूला था हम लोग जानते हैं, एक होता है प्लस वी बाई यू, क्योंकि लेंस है तो लेंस के लिए प्लस वी बाई यू, और एक होता है एच आई बाई एच ओ, ये तो डेफिनेशन ही हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए देखते हैं निकालना क्या, हाइट ऑफ इमेज। तो हाइट ऑफ इमेज बराबर क्या होगा, वी बाई यू, वी कितना है 60 बट यू कितना है -30। ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा वी बाई यू के साथ, ठीक है, ये जो है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उधर जाएगा तो कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ, तो 30 से काटेंगे दो बार में, हो जाएगा 3 टू ज़ा 6 यानी -6 सेंटीमीटर। माइनस क्यों आया, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रहा है ना, रियल इन्वर्टेड। तो यानी हाइट ऑफ इमेज हो गया 6 सेंटीमीटर का जो है हाइट होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। फोकल लेंथ हम लोग जानते हैं ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है, क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसी को कहते हैं फोकल लेंथ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, यानी आपका जैसे ये लेंस है ना, तो लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर होता है और उसका जो फोकस होता है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है ये कहलाता है फोकल लेंथ स्मॉल एफ, ठीक है। बी नंबर देखते हैं डाइवर्जेंट लेंस। डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है आपको पता है, कनकेव लेंस होता है। डाइवर्जेंट लेंस क्या होता है, कनकेव लेंस होता है, ठीक है, कनकेव लेंस, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ 30 सेंटीमीटर, तो कनकेव लेंस का फोकल लेंथ क्या होता है निगेटिव में होता है, तो -30 हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर है ना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बोला ऑन द सेम साइड, हम लोग जानते हैं कि कनकेव में जो सेम साइड बनता है इमेज, ठीक है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। तो क्या बोल रहा है, इमेज जो बनता है वो 6 सेंटीमीटर जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसके सेम साइज बनता है, सेम साइड बनता है 15 सेंटीमीटर पे, यानी आपको जो है भी दिया हुआ कितना -15 दिया हुआ, ठीक है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला टू डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, इस बार आपको यू निकालना, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म। तो चलिए निकालते हैं, फिर से लगाते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है, 1/v - 1/u बराबर 1/f। चलिए पुट करते हैं, v तो दिया हुआ है तो -1/15 हो गया है ना, माइनस में है, माइनस u तो निकालना ही है तो u को u रहने दो, जिस चीज को निकालना है उसका साइन नहीं पुट करना। f दिया हुआ कितना है माइनस में है 1/-30। अब इसको सॉल्व करते हैं, u को इधर करते हैं और f को इधर, तो यानी 1/u बराबर क्या हो जाएगा, 1/u बराबर तो हो जाएगा 1/-15, और ये माइनस इधर 30 तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/30। फिर क्या हो जाएगा 30 15 का एलसीएम 30 आएगा है ना, 15 दूनी 30 -2 प्लस 30 को एक बार में तो +1 हो जाएगा, यानी -1/30 हो जाएगा। तो 1/u बराबर हो गया -1/30, यानी u बराबर कितना आ गया -30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो u आपका निकल गया है ना, -30 आ गया। अब क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना। तो फिर से लगाएंगे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, दो फॉर्मूला है v/u और hi/ho, ठीक है। तो चलिए लगाते हैं, इस बार आपको भी एच आई वही निकालना, तो एच आई बराबर क्या लिखेंगे v/u तो रहेगा ही, इधर एच ओ इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा एच ओ। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, v कितना है आपका -15 है, ठीक है, u कितना है u -30 है, इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कटेगा 15 टू 30, 2 से 3 बार में, यानी आ गया 3 सेंटीमीटर। सेम साइड बन रहा है, और ये इन वर्चुअल एंड इरेक्ट है, तो सेम इरेक्ट मतलब ऊपर बन रहा है इसीलिए पॉजिटिव आया है। तो ये हाइट ऑफ इमेज हो गया 3 सेंटीमीटर। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। चलिए
तो तीसरा बोला ड्रा रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन द अबव सिचुएशन। ऊपर का जो सिचुएशन उसमें रे डायग्राम ड्रा करना। चलिए बनाते हैं। पहले आपको कनकेव लेंस बनाना है, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर लिया जाए। तो चलिए दूसरा कलर लेते हैं, ब्लैक। चलिए तो ये आपका हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को रखा गया कहाँ पे, यू दिया -30, तो ऑब्जेक्ट को रख लेते हैं -30 पे, लगभग हो गया, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली में आपका कहाँ है, यहाँ देखेंगे तो एफ ही पर आ रहा है ना, एफ पर यानी फोकल लेंथ पे, ये -30 हो गया। इमेज कहाँ बनेगा, तो रे डायग्राम लोग ड्रा करेंगे। अगर थोड़ा सा ये लेंस को ऊपर कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा, टक्कर होगा। तो लेंस है तो हम जानते हैं ये डाइवर्ज कर देगा, है ना। एक रे डायग्राम ये हो गया, इसको हम लोग पीछे से बढ़ाएंगे। और दूसरा लेते हैं कहाँ से, दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से पास कर देते हैं, ये डॉट डॉट डॉट। ऑप्टिकल सेंटर से जब पास करेंगे, है ना, तो ये पास हो जाता है, उधर से गुजर जाता है। तो ये आपका यहाँ कहीं मिलेगा, ठीक है ना, एकदम जबरदस्ती मिलाया जा रहा है। यहाँ आपका जो कहीं इमेज बनेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका जो है इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया, ठीक है। ये लगभग देख सकते हैं वी कहाँ पर, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, कितना सेंटीमीटर की, सेम साइज बना, सेम साइड बना, और छोटा भी बना था, है ना। इमेज के रेस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज क्या छोटा बना, तो ये आपका क्या हो गया, रे डायग्राम हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेक्शन ई का आता है। तो सेक्शन ई में देखते हैं, देखिए क्या क्वेश्चन है, 4 नंबर का। बोला कैन टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस इच अदर, एक्सप्लेन। क्या दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकते हैं, आपको इससे पहले भी क्वेश्चन दिया हुआ था। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी क्रॉस नहीं कर सकता है। टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर intersect, never intersect, because at the point of intersection we get two different direction of magnetic field, never intersect because क्या बोल सकते हैं, at the point of intersection, at the point of intersection we get two different डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमें दो अलग अलग डायरेक्शन मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि पॉसिबल नहीं है। ए नंबर का आंसर हो गया। बी बोल रहा है हाउ कैन मैग्नेटिक फील्ड लाइन यूज टू डिटरमाइन द डायरेक्शन एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन की मदद से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का जो है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इन स्ट्रेंथ बताते हैं, है ना। यहाँ बोला डायरेक्शन और रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे बताएंगे, विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो हम लोग जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन में जो होता है रिलेटिव क्लोजनेस, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपस में कितना नजदीक है, आपस में सेपरेशन क्या है। रिलेटिव क्लोजनेस क्या बताता है, रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड, क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है ना। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है रिलेटिव क्लोजनेस जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। उसके बाद रिलेटिव क्लोज मतलब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बीच में सेपरेशन क्या है, जैसे मान लो अगर ऐसे देखेंगे इस तरह से, तो यहाँ देखेंगे नजदीक नजदीक है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ स्ट्रांग होगा, है ना। और यहाँ देखेंगे तो दूर दूर है, दूर दूर है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पे वीक होगा इस पॉइंट पे, ठीक है। तो रिलेटिव क्लोजनेस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसके बाद इसी में बोल रहा है कि डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, तो देखिए यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन पता करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक ड्रा करते हैं, ठीक है। और उस पर जो है एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, क्या ड्रा करेंगे, टेंजेंट। चलिए देखते हैं। तो अगर हम किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रा करते हैं, क्या ड्रा करते हैं, टेंजेंट। ये जो टेंजेंट है, ये टेंजेंट क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा, यानी द टेंजेंट एट एनी पॉइंट
at any point on magnetic field line represent the direction of magnetic field. मैग्नेटिक फील्ड का क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा बोल रहा है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस एट ए पॉइंट व्हाट डज इट इंडिकेट। अभी हम लोगों ने बताया इसको, ए और सी का जो ऑलमोस्ट सेम आंसर है। यहाँ बोल रहा है क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर सकता है, एक्सप्लेन करिए। और यहाँ बोल रहा है फील्ड लाइन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर क्रॉस, मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। क्या कर रहा है? क्रॉस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है? व्हाट डज इट इंडिकेट, तो क्या इंडिकेट कर रहा है? जिस पॉइंट पे ये क्रॉस करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, हमको क्या मिलेगा? ये बता रहा है कि वी गेट two different direction of magnetic field when they cross each other at the point of intersection we get two different direction of magnetic field, एक B1 हो गया और एक B2 हो गया, which is not possible। तो ये ऑलमोस्ट सेम है A और C। इसी में और मैं बोल रहा कि डिमोन्स्ट्रेट करना है एक्टिविटी से कि बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड उसके आसपास जो होता है उसको एक्सप्लेन करना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप जो मटेरियल में लिख सकते हैं कि एक बार मैग्नेट चाहिए, है ना। पहले मटेरियल लिख लेंगे, पहले लिखेंगे एम क्या करना है ना, जो डिमोन्स्ट्रेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। ठीक है, मटेरियल रिक्वायर्ड बार मैग्नेट ले लेना है, आयरन फिलिंग्स ले लेना है। ठीक है ना, एक आपको जो है टेबल है, टेबल पे या कार्डबोर्ड ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, स्प्रिंकल करना है बार मैग्नेट को। ठीक है, बार मैग्नेट को जब स्प्रिंकल करेंगे उसके बाद उसको क्या करेंगे, थोड़ा सा शेक करेंगे, टैप करेंगे, तो इससे क्या होगा कि एक पैटर्न बन जाएगा बार मैग्नेट के अराउंड जो है मैग्नेटिक फील्ड का एक पैटर्न बनेगा विच इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द बार मैग्नेट। इस तरह से हम लोग देखेंगे कि आयरन फिलिंग जो अपने आप को एक लाइन में सेपरेट कर लेगा। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि बार मैग्नेट के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ आपका आखिरी क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन। सब लंबा चौड़ा लिफाफा दे दिया है, उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग। ठीक है, तो केमिकल इक्वेशन लिखना है, उसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है बेरियम क्लोराइड एंड एल्यूमिनियम सल्फेट। क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड, तो बेरियम क्लोराइड लिखते हैं BaCl2, और एल्यूमिनियम सल्फेट यानी Al2, आपका पहला हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस रिएक्ट करता है। ठीक है, गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट। हम लोग जानते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, बाहर वाला एक तरफ और अंदर वाला एक तरफ, तो बनेगा बेरियम सल्फेट। ठीक है, और क्या बनेगा, एल्यूमिनियम का क्लोराइड बनेगा AlCl3। ठीक है, एंड द सॉल्यूशन ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, बैलेंस के साथ लिखना बेरियम बेरियम, सल्फेट इधर 3 है तो इधर सल्फेट 3 करो, तो यहाँ बेरियम 3 हो गया, तो इस चक्कर में इधर बेरियम को 3 करना पड़ेगा, तो 3 2 6 क्लोरीन हो गया, और इधर भी 2 करना पड़ेगा, 3 2 6 क्लोरीन, एल्यूमिनियम ऑलरेडी 2 इधर भी है 2 इधर भी हो गया, बैलेंस। नेक्स्ट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट, लीड मतलब PbNO3 का होल ट्वाइस प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI। ठीक है, तो बनाता है लेड आयोडाइड, ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, तो पोटेशियम का आयोडाइड बनेगा। ठीक है ना, तो बनता है लेड आयोडाइड, यानी लेड का आयोडाइड बनेगा PbI2। ठीक है, एंड पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, इसको भी बैलेंस कर लेंगे, तो लेड लेड एक पीस है, आयोडीन इधर 2 है, इधर 1 है तो इधर 2 कर लेते हैं, पोटेशियम इधर 2 हो गया तो 2 कर लेते हैं, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट इधर भी 2 हो गया तो बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये आपका ये जो येलो कलर का PPT होता है आपको पता होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, सेम बी बोल रहा है नेक्स्ट, बोला राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का टाइप भी बताना, इसको बैलेंस करना, तो आपको पहले सिंबल में दे दिया है पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होता है KBr, है ना, प्लस बेरियम आयोडाइड BaI2, तो क्या बनेगा, पोटेशियम का आयोडाइड बनेगा क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट होगा KI, प्लस बेरियम का ब्रोमाइड Br2 बन जाएगा। ठीक है, और बैलेंस भी करना है, तो एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो क्योंकि म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन है, तो टाइप लिख सकते हैं इसमें क्या हो जाएगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लिख देंगे
बैलेंस कर लेते हैं इसको, बेरियम बेरियम 1 है, आयोडीन इधर 1 है, इधर 2 कर देंगे, इधर 2 कर देंगे, ठीक है। तो 2 पोटेशियम इधर हो जाएगा, इधर भी 2 कर देंगे, इधर देखेंगे बेरियम 2, इधर भी 2, चलिए बैलेंस हो गया। नेक्स्ट जिंक कार्बोनेट ZnCO3 को जब हीट किया था तो उठता है मेटल का कार्बन मेटल का ऑक्साइड में, जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, तो ये ऑलरेडी बैलेंस है, तो बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ये एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, इसी में और करके दिया हुआ है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग, ये बी का और है, ठीक है, बी ये बनाए या ये बनाए, ठीक है। एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस, पहला दिया हुआ हाइड्रोजन क्लोरीन मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर क्या बनाता है, HCl बनाता है, ठीक है। यहाँ पे 2 कर देंगे तो बैलेंस हो जाएगा। ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है मैग्नीशियम प्लस HCl, मैग्नीशियम प्लस HCl, तो मैग्नीशियम यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्शन, ठीक है। आपका मैग्नीशियम प्लस HCl यानी मैग्नीशियम जो है HCl से रिएक्ट करता है, मेटल प्लस एसिड, तो यहाँ जानते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, क्या होता है, तो बन गया है मैग्नीशियम का क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा। दिस इज ए टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, दिस इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आपका पूरा जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है आपका सॉल्यूशन जो है डाल दिया जाएगा बहुत ही जल्द, तो आप लोग जो है इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखें, और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर लाइक चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।